नमस्कार, मैं आपका निरंकार वर्मा और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में राज्य व्यवस्था के एक प्रश्न को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है संसदीय निम्नलिखित संसदीय व्यवस्था से संबंधित यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड स्टेटमेंट है। कथनों पर विचार करें और आपको नीचे दिया गया है कौन सा या से कथन सत्य है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन दिया हुआ है, इस व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका की। यानी कह रहा है कि कार्यपालिका जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इस व्यवस्था में विधायिका के यानी जो लेजिस्लेटर होता है सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका बेसिकली दो प्रकार की है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। तो यहाँ बेसिकली राजनीतिक कार्यपालिका की बात हो रही है, यानी मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि जो भी मंत्री बनेगा वह मंत्री बनने से पहले लोकसभा या राज्यसभा का यानी विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। नहीं भी है तो वो 6 महीने के भीतर सदस्यता ले ले। तो यह बात कह रहा है। तीसरा है, इस व्यवस्था में वास्तविक प्रमुख की सलाह पर ही नाम मात्र का या संवैधानिक प्रमुख कार्य करता है। यानी कि इसमें आप बात कर रहा है कि दो तरह के प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का या उसी को संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, और दूसरा है वास्तविक प्रमुख। और कह रहा है कि वास्तविक प्रमुख की सलाह पर ही संवैधानिक प्रमुख कार्य करता है। एक कथन ये है। और चौथा कथन दिया गया है, कनाडा, ध्यान दीजिए, कनाडा संसदीय व्यवस्था वाला आदर्श देश है जहाँ से यह व्यवस्था भारत में अपनाई गई। अब ये 4 कथन हैं। अब इस पर एक अच्छा सा हम लोग संसदीय व्यवस्था पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तभी ये उसका उत्तर निकाल लेंगे। तो आप देखिए, संसदीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था होती क्या है। देखिए, इसका ढांचा कुछ इस तरह से होता है। इसमें वास्तव में 2 प्रकार के प्रमुख होंगे। एक प्रमुख होगा नाम मात्र का, या इसी को हम कह सकते हैं संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, जैसे अगर हम इंडिया में देखें तो कौन है, राष्ट्रपति। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो राजा या रानी। ये क्या हैं, ये नाम मात्र के या संवैधानिक प्रमुख हैं। और वहीं पर अगर हम कहें जो वास्तविक प्रमुख होता है वह होती है मंत्रिपरिषद, नॉट पीएम। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहां पर गलती होती है। तो मंत्रिपरिषद, हालांकि मंत्रिपरिषद की जगह पर कौन कार्य करता है, तो मंत्रिमंडल हम मान सकते हैं। क्योंकि मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है, मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि जो कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है वह मंत्रिमंडल होता है। और मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, चाहे वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, और चाहे वो उपमंत्री हो। वह सब कैबिनेट मंत्रियों के नियंत्रण में कार्य करेंगे, उसकी सलाह के उसके हेल्प के लिए ही सब होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, बट कैबिनेट जो होती है यानी मंत्रिमंडल जो होते हैं, इसमें ये कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा आर्टिकल 74 है, अनुच्छेद 74 के तहत कहा गया था कि जो मंत्रिपरिषद है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है आर्टिकल 74, कि जो मंत्रिपरिषद है उसी की सलाह से हेड ऑफ स्टेट जो होगा, संवैधानिक प्रमुख जो होगा, वह कार्य करेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारे यहाँ संविधान की बात करें अगर, तो आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालक शक्तियां होंगी वो सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी जो भी कार्य होंगे, चाहे देश के अंदर,
चाहे वो विदेश के अंदर हो, मेरी कोई संधि समझौता किसी प्रकार का, वो सारी कार्य जो होंगे वो सब होंगे राष्ट्रपति के नाम से, यानी नाम मात्र या संवैधानिक प्रमुख के नाम से ही होंगे। बट जो भी कार्य होंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह से होगा। और यह कहा गया है आर्टिकल 74 में। अब थोड़ा सा इसको समझिए, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कहा गया, बट हम प्रेजेंट टाइम में कहते हैं कि मंत्रिपरिषद की जगह पर मंत्रिमंडल यूज कर लेते हैं। अब यह क्या बात हो गई, संविधान में मंत्रिपरिषद कहा गया था, बट एक होता है रूल ऑफ बिजनेस, यानी कि सरकार के कार्य करने के तरीके। तो सरकार उसको उस रूल ऑफ बिजनेस के तहत थोड़ा सा अपने कार्य करने की जो शैली है उसमें बदलाव कर सकती है। जैसे आप देखेंगे उप प्रधानमंत्री होता है, तो उप मुख्यमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री जो होता है वो अपनी सहायता के लिए उप प्रधानमंत्री बना लेता है। तो अब इसका मतलब क्या है, क्या उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है? आप कहेंगे बिल्कुल संवैधानिक है, क्योंकि वह रूल ऑफ बिजनेस के तहत बनाया गया पद है, इसलिए वह संवैधानिक पद की श्रेणी में आता है। तो रूल ऑफ बिजनेस के तहत ही यह व्यवस्था की गई कि चूंकि मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा होता है, सभी प्रकार के मंत्री इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए सबको छोटी छोटी बातों पे इकट्ठा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक परंपरा बना दी गई कि मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया जो निर्णय होगा वही मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में क्या है, मंत्रिमंडल की सलाह से ही जो संवैधानिक प्रमुख है वह कार्य करेगा। आर्टिकल 74 में ये कहा गया। बट ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी जी का समय था और इन्होंने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन कर दिया 1976 में। ध्यान दीजिए, और इन्होंने इसमें प्रावधान कर दिया कि जो राष्ट्रपति होगा वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। अब से ही का मतलब यानी मस्ट भी आ गया, ध्यान दीजिएगा, मस्ट भी यानी कंपलसरी कर दिया गया कि आप सलाह से ही कार्य करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति के अधिकार या उसके अधिकारों पर हमला कह सकते हैं आप। तो इसके बाद जब इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो फिर से एक संशोधन किया गया और वह संशोधन था 44वां संशोधन, जिसमें 1978 में, और इसमें कहा गया कि सलाह से कार्य करेगा, लेकिन जो भी प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से जाता है और राष्ट्रपति के पास, वह एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यह कंडीशन इस समय बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें, थोड़ी सी इसकी हम विशेषता को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संसदीय व्यवस्था जो होती है इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि विधायिका, या हम लिख सकते हैं संसद, तो इसमें क्या है, इसमें तीन बातें हैं, तीन चीज़ें हैं। आप ध्यान दीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यही तीन मिलकर के बनाते हैं। और इसका काम क्या है, विधायिका का बेसिकली काम होता है देश में कानून बनाना या संविधान में संशोधन करना, इसका कार्य होता है। तो कह रहा है कि जो यहाँ पर कार्यपालिका के सदस्य होंगे, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगी या मंत्री होंगे, वह मंत्री बनेंगे कहाँ से, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा या राज्यसभा के वो सदस्य होने चाहिए। अगर नहीं भी हैं तो 6 माह के भीतर वह लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो जाने चाहिए। यानी कि जो इनके सदस्य होते हैं यही क्या बनते हैं, यही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के सदस्यों से ही मिलकर के बनती है। ये बात समझ में आ गई। तो अब ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होंगे, जैसे लोकसभा है। अब लोकसभा में अगर हम कह दें कि 545 सीटें हैं तो कितना चाहिए बहुमत के लिए, 273 चाहिए। तो 273 सदस्य अगर सरकार के पक्ष में हैं,
लोकसभा के, तो ऐसे में सरकार चलेगी। अगर इसमें से एक भी कम हो गया तो सरकार गिर जाएगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये कार्यपालिका होती है ये लोकसभा के प्रति क्या होती है, सामूहिक उत्तरदायी होती है। यानी कि इस सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है, ये दिया गया है आर्टिकल 75(3) में। क्या कहा गया है? कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब अगर किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे, ऐसे में पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त मानी जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है? विपक्ष लेकर के आएगा कि हो सकता है किसी एक मंत्री के खिलाफ ही लेकर के आ जाए, और लेकर के जब आया तो उस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने वाले लोकसभा में जो संख्या थी वह संख्या हो गई बहुमत से अधिक। इसका मतलब कि 273 आपके साथ है ही नहीं, तो आपको सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। यानी लोकसभा में आधे से अधिक होना ही चाहिए सदस्य, नहीं तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त मानी जाएगी। इसी आधार पर हम कहते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब अगर हम बात करें एक मिनिस्टर की, मान लो हमने कहा एक मंत्री है, कोई भी मंत्री हो सकता है, वह मंत्री इंडिविजुअली किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आप कहेंगे व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये आर्टिकल कहता है 75(2). ये सब अनुच्छेद बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो संसदीय व्यवस्था है यह संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। यानी ब्रिटेन इसका आदर्श देश है, ना कि कनाडा। यानी ब्रिटेन इसका आदर्श देश है और वहीं से यह व्यवस्था अपने भारत में एडॉप्ट की गई है। सारी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं फिर से हम प्रश्न पे, ध्यान दीजिए। इस व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यह कथन पूरी तरह से क्या है, सत्य है। दूसरा है, इस व्यवस्था में विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, यह भी कथन क्या है, सही है। तीसरा है, इस व्यवस्था में वास्तविक प्रमुख की सलाह पर ही नाम मात्र या संवैधानिक प्रमुख कार्य करता है, यह भी क्या है, सही है। और चौथा है, कनाडा संसदीय व्यवस्था वाला आदर्श देश है, जहां से यह व्यवस्था भारत में अपनाई गई है, यह हो जाएगा गलत। ये कनाडा नहीं है, ब्रिटेन इसका आदर्श कंट्री है। तो इस आधार पर अगर हम विकल्प का चयन करें तो सही कथन को हमको देखना है। तो जनरली आप जानते हो कि जो कनाडा है, कनाडा से संसदीय व्यवस्था नहीं ली गई है, ये सभी लोग लगभग जानते हैं। इसी को आधार बना करके आप ऑप्शन जा सकते हैं। यानी जिस ऑप्शन में चौथा कथन होगा वह ऑप्शन सत्य नहीं होगा। तो एलिमिनेशन सिस्टम भी इसमें आप अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला ए में 2 3 4 आ गया, यानी ये गलत हो गया। दूसरे कथन में देखिए, इसमें भी 1 3 4 आ गया, गलत हो गया। तीसरे में क्या हुआ, 1 2 4 आ गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब 4 केवल इसमें डी में नहीं है, तो अपने आप ये आंसर सही हो जाएगा। यानी कि इसमें जो सही कथन होंगे वो होगा 1 2 और 3, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा।